बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया हो? तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो हम लेके आए हैं बल और गति के नियम का दूसरा नंबर लेक्चर। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम गैलीलियो द्वारा किए गए प्रयोग को देखेंगे। गैलीलियो ने किस प्रकार से प्रयोग किया था, या हम ऐसे समझेंगे कि वैज्ञानिक किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उन प्रयोग को कैसे कैसे वो सिद्धांतों बदलते हैं, फिर उस सिद्धांत से फॉर्मूला निकालते हैं, वो चीज देखेंगे, सूत्र निकालते हैं। फिर हम देखेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है द्रव्यमान और जड़त्व में क्या अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम करेंगे जो आपकी बुक के हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे हम कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार से जो गैलीलियो के प्रयोग है, किस प्रकार से गैलीलियो ने प्रयोग किए थे और किस प्रकार से न्यूटन ने प्रयोग किए थे, किस प्रकार से सभी प्रयोग एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैलीलियो महोदय, जिन्होंने बहुत योगदान दिया था। तो गैलीलियो कहाँ के थे? गैलीलियो थे इटली के। उनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 में, पीसा नामक शहर है इटली में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वो एकदम सामान्य परिवार से थे और उनके पिताजी चाहते थे कि वो क्या बने, डॉक्टर बने, चिकित्सक बने। लेकिन उनकी शुरू से ही रुचि थी गणित में और प्राकृतिक दर्शन में। गणित तो आप जानते हो, प्राकृतिक दर्शन का मतलब उनका एक तरीके से जो ब्रह्मांड में चीजें हो रही ना, जैसे सूरज क्या है, उस समय बहुत पुरानी बात थी, वहाँ पे कुछ पता नहीं था। और किस प्रकार से ग्रह बनते हैं, ठीक है, तारों के तारे कैसे गति करते हैं, तो उनका उस चीज में रुचि थी। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए थे, उनके बहुत सारे प्रयोग सफल भी हुए थे। वो एक तरीके से शिल्पकार भी थे, उन्होंने बहुत एक तरीके से अलग अलग प्रकार की दूरदर्शी भी बनाई थी। ठीक है, दूरदर्शी मतलब दूर से देख, जो हमें जैसे देखते हैं ना सैटेलाइट से, मतलब दूरदर्शी क्या करती है, जो दूर से जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, उन उस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी दूरदर्शी बनाई थी। उन्होंने कई सिद्धांत भी दिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ना कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो पता नहीं था कि भाई, पहले तो ये सोचते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी जो ब्रह्मांड की चीजें हैं पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने बताया था कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बृहस्पति के ग्रह के चारों तरफ 4 ऐसे पिंड खोजे थे जो बृहस्पति के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे थे। इससे पहले हमारे आर्यभट्ट जो थे, भारतीय गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, उन्होंने भी बता दिया था कि उनका भी एक तरीके से सूर्य केंद्रित मॉडल था। कि वो उन्होंने बता दिया था जब गुप्त साम्राज्य भारत में था, जब गुप्त साम्राज्य था भारत में, वहां पर वो आर्यभट्ट हमारे उस समय के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था इतने समय पहले कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य है केंद्र में और बाकी सभी ग्रह सूर्य की चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सभी का किसी न तरीके से, किसी न किसी तरीके से योगदान है ही, तभी आज हम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं फोन से, मोबाइल से, इंटरनेट से, जिस भी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो सभी का योगदान है। ठीक है, किसी एक का योगदान नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, गैलीलियो के प्रयोग। ठीक है, तो देखो गैलीलियो ने प्रयोग क्या किया था, एकदम सिंपल सा प्रयोग है, पढ़ने की बाद में सोचेंगे, पहले हम देखेंगे उन्होंने प्रयोग की, वैज्ञानिक प्रयोग किस तरीके से करते हैं, गैलीलियो ने बताया क्या था वो देखते हैं। आपके सामने 3 चित्र दिए हुए हैं। देखो पहला चित्र क्या बता रहा है, ये देखो, ये अनंत तल होता है। जैसे कोई मान लो समतल है, समतल को अगर हम ऐसा उठा दें, समतल को अगर ऐसा उठा दें तो वो होता है अनंत तल। तो एक अनंत तल ऐसा है, ठीक है, और इस पर एक गेंद है, तो उसको छोड़ोगे तो ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगी, नीचे की तरफ क्या होगी, त्वरित होगी। त्वरित होने का मतलब इसका वेग बढ़ेगा। अब इसी गेंद को अगर आप दूसरे क्या कर दो, अनंत तल पर ऐसे चढ़ा दो ऊपर, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण पीछे तरफ खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे घर्षण बल भी लग रहा है, तो इस स्थिति में इसका वेग क्या होगा, कम होगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, मंदन होगा। तो हमारे सामने 2 शब्द आ गए, एक शब्द तो आ गया त्वरण, दूसरा क्या आ गया, मंदन। जब नीचे आएगी तो वस्तु त्वरित होगी, अर्थात उसका वेग बढ़ेगा। जब वस्तु ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो उसका उसमें क्या आएगा, मंदन आएगा। ठीक है, त्वरण का जो ऋणात्मक मान उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो उस स्थिति में उसका वेग क्या होगा, कम होगा।
अब गैलीलियो ने यहाँ पे विचार किया था। देखो हम जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं वैसे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हम बना रहे हैं आपका एक, गैलीलियो ने जिस प्रकार से प्रयोग किए थे उनका चित्र बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो एक गोली है या गेंद है, वो नीचे की तरफ क्या आ रही है। अब इसको आप क्या कर दो, इस तरफ भेज दो, ठीक है। अगर आप इसको इस तरफ भेजोगे तो क्या करेंगे, गैलीलियो ने यह कहा था कि जितनी ऊंचाई से ये आ रही है, मान लो इतनी ऊंचाई से आ रही है, उतनी ऊंचाई तक वापिस से जाएगी अगर इस पर कोई विरोध बल नहीं लगे, ठीक है। तो गेंद अगर यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे गैलीलियो ने क्या कहा था कि अगर जितनी ऊंचाई से हम गेंद को छोड़ेंगे, गेंद पर अगर कोई और बल नहीं लग रहा, घर्षण वगैरह बल नहीं लग रहे, तो गेंद वापिस से ऐसे जाके इतनी ऊंचाई वापिस चली जाएगी, ठीक है। अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने किया कि जो ये है इसका एक तरीके से कोण घटाते गए हम, ठीक है। इसका ढाल क्या करते गए, कम करते गए। ढाल कम करते गए तो गैलीलियो के नियम के अनुसार बताओ होगा क्या, गैलीलियो के नियम के अनुसार होगा जितनी यहाँ पे उतनी दूरी तय की है या जितनी ऊंचाई यहाँ पे तय की है, उतनी ऊंचाई तो यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उतनी ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि इस जो बॉल है इसने इतनी दूरी तय की है, तो जैसे आप ढाल कम करोगे तो वो क्या होगी, दूरी और ज्यादा तय करेगा, ठीक है। अगर आप मान लो ढाल आप और कम कर रहे हो तो वो क्या करेगा, दूरी और ज्यादा तय करेगा, ये बॉल, ठीक है। और अगर आपने ढाल कर दी शून्य, आपने क्या ढाल कर दी, ढाल कर दी शून्य, एकदम आपका जो पृष्ठ कैसा है, समतल है, तब ये क्या करेगा, तब ये बॉल हमेशा गति करती रहेगी। ये है गैलीलियो का प्रयोग। एक बार वापस से देखते हैं। गैलीलियो ने कहा कि जितनी ऊंचाई से हम किसी बॉल को छोड़ते हैं ढलान पर, वो उतनी ऊंचाई पर जाएगी, ठीक है, किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करें, हम ये हिस्सा क्या कर रहे हैं, ये हिस्सा कम करते जा रहे हैं। तो हमें वैसे ही पता चल रहा है कि हिस्सा कम करोगे तो ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, ढाल एकदम शून्य कर दिया, आप ये हिस्से को एकदम, ये जो आनत तल था इसको एकदम नीचे लेके आ गए। तो अब ये वस्तु क्या थी, त्वरित थी, और धीरे धीरे इसका वेग हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे आते उसका वेग अब एक समान हो जाएगा। अब इसका वेग एक समान हो गया ना, अब इसका वेग एक समान हो गया, तो इस स्थिति में ये हमेशा उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा हो, ठीक है। बाहर से बल का मतलब अगर यहाँ पे जो ये सतह है, यहाँ पे घर्षण बल क्या है, शून्य है, तब गैलीलियो ने कहा था कि ये जो बॉल है वो हमेशा एक समान वेग से गति करती रहेगी। अब देखो पढ़ते हैं, जो हमारा पहला नंबर चित्र है, वो क्या कह रहा है, नीचे की ओर गतिमान वस्तु त्वरित होती है, कहने मतलब अगर कोई वस्तु को छोड़े तो नीचे की ओर क्या होगी, गतिमान वस्तु त्वरित होगी, ठीक है। मतलब त्वरण के कारण वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। आनत तल पर ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु में मंदन होता है, मंदन के मतलब, मंदन से क्या होगा, वेग का मान कम होगा, ठीक है। तो कहने मतलब त्वरण से या मंदन से वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। अगर हम कर दे त्वरण को जीरो और मंदन को जीरो, तो वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होगा, तो वस्तु हमेशा एक समान वेग से गति करती रहेगी। अब यही हमारा निष्कर्ष है गैलीलियो के प्रयोग का। देखो क्या है, किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर, ये घर्षण रहित क्षैतिज समतल है, यानी यहाँ पे एकदम चिकनी सतह है ये, ठीक है, यहाँ पे घर्षण नहीं है। घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिमान किसी वस्तु में न तो त्वरण होता है, होना चाहिए, न तो त्वरण होना चाहिए, न होना चाहिए मंदन, अर्थात इसे एक समान वेग से गति करनी चाहिए। अगर ये है, यहाँ पे मान लो गेंद आई और फिर एक हमने ऐसा समतल बना दिया जो घर्षण रहित है, चिकनी सतह है, तो अब ये गेंद उसने एक वेग प्राप्त कर लिया था नीचे आते आते, वो वेग प्राप्त कर लिया, वही वेग उसका हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक उस पर कोई त्वरण नहीं लगाए या उसे मंदन नहीं दे। त्वरण लगाने का मतलब होता है कि उस पर बल लगाना, बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होता है। मंदन का मतलब उस पर बल लगाना, उसको रोकना, तो रोकने से क्या होगा, मंदन उत्पन्न होगा। तो हम बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे, तब ये वस्तु हमेशा एक समान वेग से गति करती रहेगी, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या है इसका निष्कर्ष, गतिकी में जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये तरीके से जो फिजिक्स की शाखा है गति की, उसकी बात चल रही है। तो गतिकी में विराम अवस्था तथा एक समान वेग की अवस्था में वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या होता है, शून्य होता है। मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तब उस वो रुकी हुई क्यों है, क्योंकि उस पर जो बल लग रहे हैं उनका इस तरीके से जो योग है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है और वो एक समान वेग से गति करती ही जा रही है, तो उस स्थिति में हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि उस पर बल तो लग रहे होंगे, पता नहीं हमें लग रहे नहीं लग रहे, लेकिन बल लग रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं लग रहे तो भी ठीक है। तो बल लग रहे हैं तब तो क्या कहेंगे, उनका सदिश योग अगर जीरो है, बलों का योग क्या जीरो है, तब वो वस्तु एक समान वेग से गति करती रहेगी, ठीक है। तो समझ में आया
तो देखो वापस लास्ट बार देखते हैं गैलीलियो ने किस प्रकार से प्रयोग किए थे। गैलीलियो ने बताया कि जितनी ऊंचाई से बॉल को छोड़ोगे उतनी ही ऊंचाई वो वापस प्राप्त करेगा। ठीक है। अब आप इस ढाल को क्या कर रहे हो, आप इस ढाल को नीचे करते जा रहे हो तो वो ज्यादा लंबाई दूरी तय करेगा। लास्ट कंडीशन क्या आएगी, अंतिम स्थिति में यह होगा कि आपने इस ढाल को एकदम कर दिया शून्य। तो इसने जहाँ यहाँ तक आते समय उसने जो वेग प्राप्त कर लिया था बॉल ने, अब वो ही वेग हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है त्वरण और ना ही यहाँ पे लग रहा है मंदन। त्वरण उत्पन्न होता है तो वेग बढ़ता है, मंदन होता है तो वेग घटता है। ना तो त्वरण है ना ही मंदन है, तब वस्तु एक समान वेग से गति करती रहेगी। ये है गैलीलियो का प्रयोग। इन गैलीलियो महोदय के प्रयोग को ही न्यूटन ने आगे बढ़ाया था। ठीक है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। फिर लास्ट में न्यूटन ने क्या किया, उन जो वैज्ञानिक थे उनका सभी का एक तरीके से निचोड़ निकाला और उनका एक तरीके से 3 नियम बना दिए, जिसे हम पढ़ते हैं गति के नियम। तो अब हम देखेंगे गति का पहला नियम। हम देखते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे हम गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये पहला नियम यह बताता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, जैसे ये वस्तु है, ये रुकी हुई है, अगर इस पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये हमेशा रुकी हुई ही रहेगी। अगर कोई वस्तु ये रुकी हुई है, अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा तो वो हमेशा क्या रहेगी, रुकी हुई रहेगी। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उस स्थिति में वो एक समान वेग से गति करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाए। ठीक है। तो यही है न्यूटन की गति का पहला नियम। अब देखते हैं जो इसका प्रमेय है, एक तरीके से जो नियम है उसे देखते हैं। क्या लिख रखा है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह जिस चाल से चल रही है वह उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेज है, मेज पर आपने किताब रख रखी है तो किताब रखी रहेगी, अगर आप उसको बल लगा के एक जगह से दूसरी जगह या उसे आगे नहीं सरका रहे हो। ठीक है। ये पहला नियम है। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उस स्थिति में वो हमेशा एक समान वेग से गति करती रहेगी या करती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। अब हम तो ये पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर घर्षण बल भी लग रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे हमें लग रहा नहीं है कि होगी, मगर ये एकदम सत्य है। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, वैसे तो कोई वस्तु रुकी हुई है नहीं। अगर मान लो कोई वस्तु रुकी हुई है जिस पर कोई बल नहीं लग रहा, कोई दूसरा ग्रह उसे आकर्षित नहीं कर रहा गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वो रुकी हुई रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो वो क्या होगा, वो हमेशा एक समान वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो हर जगह ये नियम लागू होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर दे, समाप्त कर दे, तब ये नियम हमें एकदम लगता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। लेकिन ये सत्य है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हमेशा गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगे। तो देखो, अब इसके साथ ही एक ये है, इसके साथ ही हमें एक चीज और देखनी है, वो है जड़त्व। जड़त्व क्या है? देखो, जड़त्व का मतलब क्या होता है कि जड़त्व एक वस्तु का गुण है। जड़त्व क्या वस्तु का गुण है? वो वस्तु का गुण क्या करता है, वो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है, यानी अपनी अवस्था क्या करता है, कर रही है, वो विरोध, अवस्था परिवर्तन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अगर वो वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करते ही रहना चाहती है, यही उसका जड़त्व है। अगर आपको उसकी स्थिति परिवर्तित करनी है तो आपको लगाना पड़ेगा बल। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से जड़त्व है, वस्तुओं का वह गुण जो वस्तु की गति या विराम अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, जड़त्व। अब एक चीज समझो कि जैसे बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स का मान लो द्रव्यमान है एक तरीके से। अभी देखो ये जड़त्व है ना, ये जड़त्व द्रव्यमान से संबंधित होता है। वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना होगा। मान लो 10 किलोग्राम वजन का एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, तो हम उसको क्या करें, धक्का दे रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था, अगर हम केवल हम ही बल लगा रहे हैं, बॉक्स का कोई विरोध नहीं हो रहा, तो हमने खाली टच किया उस बॉक्स को और बॉक्स तो दूर चला जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहा। इसका मतलब बॉक्स क्या कर रहा है, जो बॉक्स है, डब्बा है, वो अपनी स्थिति का परिवर्तन का विरोध कर रहा है, वही उसका जड़त्व है। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कार है,
या कोई साइकिल है, आपका दोस्त साइकिल चलाते हुए लेके आ रहा है, आप उस साइकिल को रोकना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसने एक समान पेडल मार रखे हैं, एक समान चाल है, तो एक समान चाल से चलता जाएगा, लेकिन आप उसकी गति में क्या करना चाहते हो, अवरोध डालना चाहते हो, उसको रोकना चाहते हो। तो वहां पे क्या होगा कि आप उसको रोकोगे तो उसकी गति का क्या होगा, विरोध कर रहे हो आप, ठीक है, तो वस्तु भी आपका जो बल लगा रहे हैं उसका विरोध करेगी। तो ये एक तरीके से जड़त्व है, यानी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अगर कोई वस्तु की हम स्थिति परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें बल लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि वो पड़ी पड़ी चीज क्या हो जाएगी, एक तरीके से अपनी स्थिति में परिवर्तन लेके आ जाएगी, ठीक है। तो यही क्या जड़त्व है। और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका क्या होगा, जड़त्व भी ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे 100 किलोग्राम का बॉक्स को अगर धक्का दोगे तो आपको ज्यादा जड़त्व का सामना करना पड़ेगा, वस्तु की जड़त्व का। और अगर आप क्या कर रहे हो, 10 किलोग्राम की वस्तु को धक्का दे रहे हो तो उसे वहां पे कम आपको जड़त्व का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक तरीके से जड़त्व है। अब देखो दैनिक जीवन में जो हमारा न्यूटन गति का पहला नियम है वो किस तरीके से काम आता है। सबसे ज्यादा देखो पहला प्रयोग क्या है, कंबल को लकड़ी से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो देखो हमने प्रयोग किया है। अब तो जब भी जैसे दीवारों में सफाई करते हैं तो हम कर देखते हैं ना, तो वैसे नॉर्मल जो परिस्थिति वैसे भी देखते हैं। मान लो कंबल है उसको हम क्या करें, झटका रहे हैं, ठीक है, यानी लकड़ी से उसे मार रहे हैं। तो जैसे ही लकड़ी से उसे मारेंगे तो कंबल तो आगे सरक गई। अब कंबल के अंदर बैठे हुए जो धूल के कण थे छोटे छोटे, उन पर बल नहीं लग रहा। हमने बल किस पर लगाया, हमने बल लगाया लकड़ी से कंबल पर, तो कंबल आगे सरक गई। धूल के कण वहां पे आराम से बैठे हुए थे, किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे थे। तो आपने कंबल बल लगाया तो वो क्या करेंगे, वो कंबल के साथ गति करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो उनका क्या जड़त्व है, जड़त्व क्या करेगा, उन्हें अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो कंबल तो आगे सरक गई और धूल के कण जहां बैठे थे वही धूल के कण रह गए। अब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कण क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि कंबल है, कंबल को हम झटका मारते हैं, धक्का देते हैं तो कंबल तो आगे सरक जाती है, लेकिन कंबल के जो छोटे छोटे छिद्र है उसमें धूल के कण पहले से बैठे हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, वो तो वहीं रह जाएंगे और कंबल आगे सरक जाएगी। तो धूल के कणों का की ये क्या प्रवृत्ति है, धूल के कणों की ये प्रवृत्ति है जड़त्व। वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं। तो अगला देखो नियम क्या है, कैरम की गोटियों को स्ट्राइकर से मारना। देखो कैरम की अलग अलग ढेरिया बना रखी हमने, ठीक है, 10 गोटी मान लो सजा रखी कैरम की, स्ट्राइकर है अपना, उससे हम क्या मार रहे हैं, कैरम की गोटियों से मार रहे हैं जोर से। तो नीचे वाली गोटी तो हट गई और ऊपर वाली गोटी वापस अपनी जगह ही आ गई, ठीक है। तो आपने जिस पर बल लगाया वो तो हट गई और जिस पर बल नहीं लगा वो अपनी जगह वापस आ गई। तो ये भी एक तरीके से क्या जड़त्व का नियम है, यानी जो ऊपर वाली 9 गोटियां थी वो क्या करी थी, वो जड़त्व का प्रयोग करके बिना बल लगा उन पर बल नहीं लग रहा तो वो अपनी स्थिति वापस क्या आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखो मान लो कोई गीला कपड़ा है, जिसे हम कोई कपड़ा है गीला उसे हम सुखाते हैं, तो उसे सुखाने से पहले क्या करते हैं, झटकाते हैं ना। तो झटकाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम उसको झटका मारते हैं तो उसमें जो बूंद के कण है वो एक जगह क्या हो जाते हैं, जैसे मान लो झटका मारा आपने तो कपड़ा है तो नीचे सरक गया और बूंद के कण के आगे ऊपर हो गए, ऊपर अलग हो गया, लेकिन मतलब झटके मारते ही जड़त्व के कारण बूंद के कण है कपड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कपड़े में बल लगाया तो कपड़ा गति कर रहा है, लेकिन बूंद के कण गति नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा। अब देखो और भी देख सकते हैं, जैसे ये तो हम रोजाना देखते हैं, जैसे कोई बस है, देखो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बस वाला, ठीक है। जैसे मान लो बस रुकी हुई है और हम बस में बैठे हुए हैं, तो जैसे बस अचानक गति करेगी, ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो जो सीट है, बस बस के साथ सीट भी गति करेगी और हमारा नीचे वाला हिस्सा सीट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ गति करता रहेगा। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा हमारा वो क्या करेगा, वो गति नहीं करना चाहता, वो कहेगा मैं जैसे रहना चाहता हूँ उसे मुझे रहने दो। तो वो हिस्सा पहले रुका हुआ था लेकिन आगे वाला हिस्सा चला आगे तो वो पीछे टकराएगा सीट से, ठीक है। यही स्थिति हो रही है, बस रुकी हुई थी, बस के साथ सीट जुड़ी हुई है, सीट के साथ हमारा नीचे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन हमारा ऊपर वाला हिस्सा एकदम फ्री है, ठीक है, वो रुका हुआ रहना चाहता है। तो आप जैसे बस गति करेगी तो आगे वाला हिस्सा चला जाएगा आगे, लेकिन हमारा पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, पीछे सीट से टकराएगा। तो ये हमें झटका महसूस होता है, ठीक है। और ऐसे ही होता है, मान लो बस चल रही है, तो बस चल रही है तो बस के साथ सीट भी चल रही है, सीट के साथ हम भी चल रहे हैं, ठीक है, और हम बैठे हुए हैं सीट पर। तो ये हिस्सा सीट के टच में है, सीट से क्या जुड़ा हुआ है और सीट बस से जुड़ी हुई है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो एकदम कनेक्टेड है। जैसे ही ब्रेक लगाया बस ने, ब्रेक लगाया तो ये हिस्सा क्या होगा, वहीं रुक जाएगा और आगे वाला हिस्सा तो गति कर रहा था और वो क्या चाहेगा, मैं हमेशा गति करता रहूं। हमारा हिस्सा ही ऊपर वाला वो गति कर रहा था और वह क्या चाहेगा, हमेशा हम गति करते ही रहें।
तो ये क्या जाएगा आगे ऐसे धक्का खाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से जड़त्व को समझना, यानी जो वस्तु रुकी हुई है, जो वस्तु गति कर रही है, तो वो वैसी ही स्थिति में रहेगी जब तक आप उसको कोई बाह्य बल नहीं लगाओ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और आपकी बुक में दे रखा है, देख लेना। गिलास है, गिलास के ऊपर आपने कोई प्लास्टिक का गत्ता लगा रखा है, उसके ऊपर आपने एक सिक्का रख रखा है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उस गिलास पर गत्ता है, गत्ते के ऊपर कोई सिक्का है, गत्ते को आप मार रहे हो, गत्ते को ऐसे मारा तो गत्ता तो नीचे सरक गया, गत्ता जिस पर आपने बल लगाया वो तो हट गया। ठीक है, लेकिन सिक्का क्या था, सिक्का रुका हुआ था, तो सिक्का रुका हुआ ही रहना चाहता है अपने जड़त्व के गुण के कारण, तो वो सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो ये सब क्या क्या प्रयोग थे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कुछ प्रयोग थे जो हमने किए। अब हम करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसी पर आधारित। तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के बुक के न्यूटन की गति के नियम पर आधारित कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, हमें 1 2 3 इसके पहले के 3 है ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें बताना है किसका जड़त्व अधिक है। तो देखो, जड़त्व का सीधा सीधा संबंध है द्रव्यमान से, यानी मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले हम देखो क्या है, पहले हमने दे रखा है एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो आपके पास एक रबड़ की बॉल है और एक उसी आकार का क्या पत्थर है, तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है पत्थर का, तो जड़त्व किसका ज्यादा होगा, पत्थर का ज्यादा होगा, है ना। अर्थात कहने मतलब पत्थर की अवस्था परिवर्तित करने और रबड़ की गेंद की अवस्था परिवर्तित करने में ज्यादा हमें जोर या ज्यादा विरोध का सामना किसके सामने करना पड़ेगा, पत्थर के सामने। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, एक रेलगाड़ी और एक साइकिल। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे, अब अगला क्या है, एक रेलगाड़ी और एक साइकिल। तो साइकिल तो बहुत हल्की होती है और रेलगाड़ी तो बहुत भारी होती है, तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला है 5 रुपए का सिक्का तथा 1 रुपए का सिक्का। तो देखो, 5 रुपए का सिक्का हमें पता है भारी होता है, ठीक है, और 1 रुपए का सिक्का उसकी तुलना में हल्का होता है, तो 5 रुपए के सिक्के का द्रव्यमान ज्यादा तो उसका जड़त्व भी ज्यादा, और 1 रुपए के सिक्के का द्रव्यमान कम तो उसका जड़त्व भी कम। अब देखो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमें दे रखा है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास कीजिए। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें ये दे रखा है कि एक दो टीम है, फुटबॉल की टीम है, एक फुटबॉल की टीम का एक खिलाड़ी मैंने नाम दे दिया उसे A1। ठीक है, वो फुटबॉल को मार रहा है किक, तो यहाँ पे एक बार उसका क्या हो गया, वेग परिवर्तित हो गया। ठीक है, और ये फुटबॉल उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंच गई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दूसरा खिलाड़ी जो ये एक तरीके से गोलकीपर है उसकी तरफ गोल करना चाहता है। ठीक है, तो ये दूसरी बार उसको किक मारेगा, तो यहाँ पे एक बार वेग परिवर्तित हो गया, यहाँ पे दूसरी बार वेग परिवर्तित हो गया। ठीक है, फुटबॉल का। अब ये जो गोलकीपर है उस बॉल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, तो बॉल का वेग यहाँ पे 0 हो गया। 0 होने का मतलब एक तरीके से वेग वापस परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे कितनी बार वेग परिवर्तित हो रहा है, तीसरी बार। अब ये जो गोलकीपर है अपनी ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास से इस फुटबॉल को वापस क्या कर देता है, किक मार के उसके पास भेज देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चौथी बार क्या आ रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे हुआ था किक मार के, फिर यहाँ पे दूसरे दूसरे खिलाड़ी ने किक मारा, गोल करने चाहा था, गोल नहीं हो पाया, गोलकीपर ने बॉल पकड़ ली, तो यहाँ पे वेग वापस परिवर्तित हो गया, और ये गोलकीपर अपने ही टीम खिलाड़ी के पास से वापस किक मार के फुटबॉल को फेंक रहा है। ठीक है, किक भेज रहा है, तो यहाँ पे चौथी बार वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो कितनी बार वेग परिवर्तित हो रहा है, टोटल 4 बार वेग परिवर्तित हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी है लास्ट में, इसमें दे रखा है इसके साथ वह कारक भी पहचाने जो प्रत्येक अवस्था में बल क्या करता है, प्रदान करता है। तो वह कारक कौन सा जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है, तो बल के 2 कारक हो सकते हैं, एक तो संतुलित बल हो सकता है, दूसरा कौन सा होता है, असंतुलित बल। तो यहाँ पे एक तरीके से असंतुलित बल लग रहा है। ठीक है, संतुलित बल लगता है तो फुटबॉल, संतुलित बल का मतलब क्या है कि संतुलित बल का मतलब ये मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है तो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक है, अगर रुकी हुई तो रुकी रहेगी, एक समान वेग से गति करेगी तो एक समान वेग से गति करती रहेगी। लेकिन अगर असंतुलित बल लग रहा है तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे फुटबॉल की स्थिति प्रत्येक 4 बार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक तरीके से वह कारक कौन सा है जो एक तरीके से फुटबॉल के वेग को परिवर्तित कर रहा है, वेग उत्पन्न कर रहा है, तो वो है असंतुलित बल। ठीक है, तो आप यहाँ पे असंतुलित बल लिख सकते हो। ठीक है,
असंतुलित बल लिख सकते हो, वो है कारक है। अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नॉर्मल ही है। देखो किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? तो देखो पहली बात तो देखो पत्तियां कौन सी झड़ेगी, जो पेड़ से क्या होगी, मतलब एक तो जो पत्तियां सूख पीली होगी, ठीक है, और कहने मतलब जो एक तरीके से जिसका मजबूत बंध नहीं है पेड़ के साथ, वो पत्ती हिलेगी। और दूसरा तरीका इसको ऐसा समझने के लिए, अगर हम पेड़ को हिला रहे हैं, ठीक है, जो पेड़ के साथ मजबूती से बंधी हुई पत्तियां हैं वो तो पेड़ के साथ हिलने लग जाएगी। लेकिन जिनका बंध एक तरीके से क्या है, हल्का बंध कम है, कमजोर है, या ऐसे कहें कि जो पत्तियां गिर रही है तो वो किसकी वजह से गिर रही है, जड़त्व की वजह से, ठीक है। तो देखो इसको जड़त्व की वजह से ज्यादा बढ़िया रहेगा समझने के लिए। पेड़ की टहनी को हम हिला रहे हैं तो पेड़ की टहनी तो हिल रही है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में ही रुकना चाहती है, ठीक है, अपनी स्थिति में ही रुकी रहना चाहती है, तो वहां पे वो रुक जाती है। पत्ती मान लो वो रुक जाती है वहां पे, वो तना आगे पीछे आगे हो जाता है, आगे या पीछे हो जाता है, तो पत्ती वहां पे एक तरीके से अलग होकर नीचे गिर जाती है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, जड़त्व के कारण। पत्ती अपना जड़त्व के कारण स्थिति परिवर्तित नहीं करना चाहती, हम खाली टहनी पर बल लगा रहे हैं, तो टहनी हिलनी चाहिए, तो टहनी हिल भी रही है, लेकिन हम पत्ती पर बल नहीं लगा रहे, तो पत्ती बल नहीं लगा रहे, तो वहां पे बल नहीं लग रहा, तो वहां पे एक तरीके से जड़त्व काम करेगा, ठीक है। जड़त्व क्या कहेगा, मैं विराम अवस्था में रहना चाहती हूँ, पत्ती ये बोल रही है कि मैं विराम अवस्था में रहना चाहती हूँ, आपने मुझे बल नहीं लगाया, आपने बल केवल टहनी पर लगाया, तो टहनी को हिलने दो, मुझे वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, जड़त्व है। अब एक एग्जाम्पल हो रहा है आपका चौथा नंबर, आप देख लेना बुक में से, वो दे रखा है कि अगर कोई बस है वो अचानक रुकती है, ठीक है, तो हम आगे की तरफ धक्का खाते हैं, और अगर बस रुकी हुई है और अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। तो ये वही स्थिति है। देखो इसको वापस से समझते हैं, बस है और बस के साथ सीट जुड़ी हुई है और सीट पर हम बैठे हैं, ठीक है, तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो तो सीट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला हिस्सा आगे पीछे होने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, आगे पीछे होने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और जैसे ही बस तेजी से चल रही है और उसने ब्रेक मारे, नीचे वाला हिस्सा तो उसी समय रुक जाएगा, क्योंकि ब्रेक रुक गई, बस रुक गई, सीट भी रुकी हुई है, बस के साथ जुड़ी हुई है, और नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन आगे वाला हिस्सा क्या कर रहा है, गति कर रहा था, तो वो हमेशा उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो वो गति करते रहना चाहता है, तो इसलिए आगे की तरफ वो आगे धक्का धक्का खाएगा, ठीक है, झटका लगेगा। ऐसे ही क्या हो रहा है, कोई बस बस रुकी हुई है और बस अचानक चले, तो ये हिस्सा तो अपने आगे चले जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है, वापस उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो वो पीछे धक्का खाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये है आपका चौथा क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे संवेग, संवेग के साथ हम देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकालेंगे, F बराबर ma, ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये सूत्र हम निकालेंगे न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। तो पढ़ते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।